Hello student, it's your bio classes and today we will discuss the last part of the respiration in which we will be discussing human respiratory system. So come to the topic. Say in a human respiratory system a pair of lungs are present. पेयर ऑफ लंग्स ये नेसेसरी ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे नेसेसरी ऑर्गन। और जो भी ऑर्गन इसकी हेल्प करते हैं उसे हम एसेसरी ऑर्गन कहते हैं। जो नेसेसरी ऑर्गन की हेल्प करेंगे ये सारे सिस्टम में होता है, सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही नहीं, सारे सिस्टम में प्रेजेंट है। सो यहाँ पे एसेसरी ऑर्गन्स कौन से होंगे? सी नॉस्ट्रल, नेजल पैसेज, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, lungs, bronchioles and alveolar, that is alveoli। ये जितने भी पैसेज हैं, ये जो पाथवे है एयर के पासिंग का, इसके जो भी ऑर्गन्स हैं ये सारे एसेसरी ऑर्गन्स हैं जो लंग्स की हेल्प करेंगे। ओके, सो सबसे पहले आप ये एयर के पाथवे को लर्न कर लेना, वन बाय वन कैसे जो नॉस्ट्रल से एयर इन करता है हमारे बॉडी में, इसका सीक्वेंस अगर आप याद कर ले तो इट्स क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो कम टू द पॉइंट्स वन बाय वन। सी जितने भी एसेसरी ऑर्गन्स हैं उनके इंट्रोज और टॉपिक्स बताए गए हैं यहाँ पे। फर्स्ट नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल्स जो टू पोर्स जो हमारे नोज़ में प्रेजेंट है उसे हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। ओके, वन पोर को हम नॉस्ट्रिल कहेंगे। तो यहाँ पे बताए गए हैं कि टू नॉस्ट्रिल्स, जो दो नॉस्ट्रिल्स हैं, ये नेजल पैसेज को फॉर्म करते हैं आगे। ठीक है, एयर इन करेगा तो एक पैसेज बनाएगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे ये नॉस्ट्रिल से एयर को हम इन करा सकते हैं बॉडी के अंदर। और ये जो नॉस्ट्रिल है ये हेयर की लाइनिंग इसमें प्रेजेंट रहती है, हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं इन दैट सेंस। इनर लाइनिंग पे इनके हेयर्स प्रेजेंट रहेंगे और ये हमेशा म्यूकस सीक्रेट करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, टू नॉस्ट्रल्स जो हैं ये नेजल पैसेज को बना रहे हैं और इनकी इनर लाइनिंग में हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं जो म्यूकस को सीक्रेट करते थे, जहाँ पे हमेशा म्यूकस सीक्रेशन होते रहता है। म्यूकस के साथ जो हेयर है ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम करता है यहाँ पे, दैट इज़ फिल्टरिंग। ये डस्ट के पार्टिकल्स को फिल्टर करता है यहाँ पे, जो कि बहुत ज़रूरी है। इनहेल्ड एयर, जब हम एयर को इन कराते हैं बॉडी में तो उसके साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हमारे इन्वायरमेंट पे प्रेजेंट है, उनका फिल्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो फिल्टर नहीं करेगा तो बहुत सारे माइक्रोब्स उसके साथ हमारे बॉडी में इन कर जाएंगे। सो फर्स्ट फिल्ट्रेशन, फर्स्ट मैकेनिज्म डिफेंस का यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है जिससे डस्ट पार्टिकल बॉडी में इन ना कर सके। ओके, नेक्स्ट में फेरिंग्स, दैट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आगे एयर को लेके जाएगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है ये। लैरिंग्स अगेन अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बट इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स इसलिए क्योंकि यहाँ से ही वॉइस का प्रोडक्शन होता है, हम इसे वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। वोकल कॉर्ड जहाँ से साउंड का प्रोडक्शन होगा, जहाँ से एयर पास करती है तो हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, इसीलिए वॉइस बॉक्स है या वोकल कॉर्ड है। ओके, एंड देन ट्रैकिया, ट्रैकिया इज़ अ रिंग ऑफ द कार्टिलेज, दैट मीन्स ये कार्टिलेज का बना हुआ रिंग्ड स्ट्रक्चर है। मतलब रिंग जैसे सर्कुलर होता है वैसे ही ये एक रिंग्ड स्ट्रक्चर है कार्टिलेज का, जो मेनली क्या करता है, जब एयर इसमें प्रेजेंट नहीं हो, ट्रैकिया मतलब कि ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट नहीं हो, तो वो ट्रैकिया को कोलैप्सिंग से बचाता है, मतलब उसे टकराव से बचाता है। अगर ट्रैकिया के कार्टिलेज के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं और यहाँ एयर बाई चांस प्रेजेंट नहीं है तो उसके जो स्ट्रक्चर एक दूसरे से टकरा के टूट ना जाए, दैट इज़ ट्रैक्टल सिस्टम टूट ना जाए, तो ये कार्टिलेज का बना होना ज़रूरी है। ना कम टू द ब्रोंकी, ब्रोंकी कहाँ से प्रेजेंट होता है? ये ट्रैकिया से प्रोड्यूस होता है। ट्रैकिया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, रिंग कार्टिलेज टाइप की जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से दो ब्रांचेस स्टार्ट होते हैं जिसे हम ब्रोंकी कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दो साइड में प्रेजेंट होंगे। जैसे ये ट्रैकिया है तो इससे दो साइड में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट स्टार्ट होगा, दैट इज़ ब्रोंकी, ये ब्रोंकी है। ओके, ब्रोंकी के बाद ये फर्दर डिवाइड होते हैं, जैसे ब्रोंकी स्ट्रक्चर्स, ये ब्रोंकी है फर्स्ट वन, तो ये फर्दर डिवीज़न स्टार्ट करना शुरू करेंगे और ये फर्दर डिवाइड होते चले जाएंगे। ये जो फर्दर डिवीजन्स है इसे हम ब्रोंकायोल्स कहते हैं। ओके,
ब्रोंकी से जो ब्रांचेस निकलना स्टार्ट करेंगे, दैट इज सब ब्रांचेस, बहुत छोटे छोटे ब्रांचेस निकलते हैं, उसे हम ब्रोंकाइल्स कहेंगे। ओके, और इसी ब्रोंकाइल से एयर शेक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसी ब्रोंकाइल्स में प्रेजेंट रहेंगे। ये पर्टिकुलर वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक्चुअली में गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो पर्टिकुलर एल्वोलस में होता है। एल्वोलस सिंगुलर टर्म, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होंगे, और ये गैसेस एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि O2 जब इन करता है तो यही O2 हम यहाँ से यूटिलाइज़ करेंगे और CO2 को यहाँ से लिबरेट आउट करेंगे। अगर CO2 बॉडी से लिबरेट आउट नहीं होगा तो वो ब्लड को पॉइजनस कर सकता है, इसीलिए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। वेट, आई एम जूमिंग द टॉपिक। हियर यू सी रेस्पिरेटरी सिस्टम इन अ ह्यूमन, कि जितने पॉइंट्स अभी बताए गए मैंने प्रीवियसली अभी डील किया, उसे ही यहाँ पॉइंट वाइज बताया गया है कि ह्यूमन बींग्स में जो ऑर्गन प्रेजेंट है उसमें, उस ऑर्गन को ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितने ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, एंड नोज में म्यूकस की लाइनिंग होती है डस्ट को क्लीन अप करने के लिए, एंड देन फेरिंग्स, उसके बाद रिंग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज ट्रैकिया, and trachea down to the neck, divided into two parts, that is bronchi and then bronchioles. Bronchus कैसे इन करता है लंग्स में। और पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एयर शैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम एल्वली कहते हैं, और जहाँ पे ब्लड की कैपिलरीज प्रेजेंट है। सी इन लास्ट पॉइंट, द वॉल ऑफ एल्वली आर वेरी थिन एंड दे आर सराउंडेड बाई अ वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज। दैट मीन्स उसकी जो थिन लेयर्स होती है ब्लड कैपिलरीज की, जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेंगी। ठीक, सी इन द डायग्राम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत सारे डायग्राम आप बुक्स में देखोगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 लिया है। यहाँ पे 2 में आपको ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज रेस्पिरेशन को बताने में आसानी होगी। हमने पहले भी चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो ब्रीदिंग के बारे में डिस्कस किया था, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। सो इसी टॉपिक को यहाँ पे डील करना है। ब्रीदिंग में 2 टाइप होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सलेशन। ओके, इन दैट मीन्स इनसाइड, एक्स मीन्स एग्जिट आउटसाइड। इनसाइड इन सेंस O2 को इनसाइड लेना है और CO2 को आउटसाइड। इसी टॉपिक को यहाँ डिस्कस किया गया कि इनहेलेशन प्रोसेस में O2 को हम कैसे ले रहे हैं, और एक्सलेशन प्रोसेस में CO2 को कैसे हम एक्सपेल्ड आउट कर रहे हैं। ये आपने क्लास 7 में भी रीड किया है, उस बुक्स में भी आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। सी, इनहेलेशन प्रोसेस में जब O2 को हम इन करते हैं तो फिर ये फॉर्मेशन क्या है। वेट, आई एम जूमिंग द टॉपिक। ओके, सी, डायफ्राम मसल्स, वो मसल्स है जो चेस्ट बोन के पास रहती है। ओके, ये हमें गैसेस एक्सचेंज करने में, मतलब O2 और CO2 के एक्सचेंजेस में हेल्प करती है। जब डायफ्राम मसल्स, ये यहाँ के जो डायफ्राम मसल्स है, ये जो डायफ्राम मसल्स है आपको यहाँ डायग्राम में भी दिखेगा, ये डायफ्राम मसल्स, ये जब डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब इसका शेप ऐसा होने लगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो चेस्ट एक्सपेंड करेगा। ये जो चेस्ट का जो स्ट्रक्चर है ये एक्सपेंड करेगा, यानी कि स्वॉलो हो जाएगा, फूल जाएगा। क्यों फूल जाएगा? क्योंकि O2 रश कर जाता है इनसाइड। O2 जब इनसाइड रश करेगा, मतलब उसे प्लेस मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो इनसाइड में रश करेगा, आएगा। तो उस समय डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वो एयर O2 जो है वो बॉडी में इन कर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में, एक्सेलरेशन प्रोसेस में, यही डायफ्राम मसल्स जब रिलैक्स करेंगे तो चेस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें ये एक्सपेंड कर रहे थे और इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से एयर जो है फ्लोज आउट होगा। ये चेस्ट के एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन पर डिपेंड करता है कि डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्स करेंगे। ओके, ये चेस्ट बोन के स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड कर रहा है। जब सांस लेते हो, जस्ट फील कि आप जब सांस लेते हो तो आपका जो चेस्ट बोन है, चेस्ट स्ट्रक्चर है, ये स्वॉलो हो जाता है, फूल जाता है। यू हैव टू एक्सपीरियंस इट बाय डूइंग द एक्सपेरिमेंट। जब आप सांस लेके देखो तो आपका चेस्ट बोन वो आउटसाइड एंड अपवर्ड जाता है, बाहर की तरफ निकलता है, ऊपर की तरफ जाता है। दैट मीन्स आप वो प्लेस दे रहे हो O2 को इन करने के लिए। तो
एयर क्या है वो O2 के साथ वो रश कर जाएगा बॉडी में, चेस्ट के अंदर। एंड देन जब आप एक्सेलरेशन प्रोसेस करते हो तो आपका जो चेस्ट का स्ट्रक्चर है ये डाउनवर्ड होता है एंड इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ आता है और नीचे की तरफ जाता है। तो इस प्रोसेस में CO2 क्या है, ये एक्सपेल्ड आउट होता है। ये ब्रीदिंग का प्रोसेस। सी इसमें कैसे डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। सी ये रिलैक्सेशन है एंड देन कॉन्ट्रैक्शन, ये रिलैक्सेशन प्रोसेस है और ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस है। ओके, इसमें डायफ्राम मसल्स कैसे मूव कर रहे हैं और चेस्ट कैविटी कैसे स्वलो हो रही है, स्वलो होगी दैट मीन्स अभी O2 इसमें से इन करेगा और जब वो चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इसमें से CO2 लिबरेट आउट होगा। ओके, ये प्रोसेस है ब्रीदिंग का कि इनहेलेशन के समय कैसे होगा ये प्रोसेस। ओके, सिस्टम में ये जो डायग्राम दिया हुआ है, अभी इस प्रोसेस को मैंने डिस्कस किया था, मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूँ। नॉस्ट्रल्स जो 2 पोर्स प्रेजेंट थे, ये नेज़ल पैसेज बना रहा है, ये नेज़ल पैसेज है। नेज़ल पैसेज में नेज़ल कैविटी, मतलब कैविटी इन सेंस खाली जगह है, तो उस खाली प्लेस को हम कैविटी कहते हैं। तो नोज़ में कैविटी है तो हम इसे नेज़ल कैविटी कहेंगे। नेज़ल कैविटी में जैसे ये एयर रश करेगा, सबसे पहले फेरिंग्स एंड देन लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया, रिंग लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, उसमें इन करता है। और ये कार्टिलेज स्ट्रक्चर 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं जिसे हम ब्रोंकी कहते हैं। यही ब्रोंकी जब फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो आप डायग्राम में जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे ब्रांचेस, सब ब्रांचेस जो देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकायोस। ओके, और इसी ब्रोंकायोस में एयर शेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्वोली। ये आपका होल टोटल टॉपिक है कि एयर कैसे बॉडी में रश करता है, जाता है और उसकी पाथवे क्या है। ओके, यहाँ पे एक टॉपिक और समझाना है, वेट। सी आप बुक्स में कहीं देखोगे एल्वोली का स्ट्रक्चर बताया हुआ होगा, ठीक है, ये एल्वोली है। सिर्फ मैं एल्वोली के एक स्ट्रक्चर को यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें छोटे छोटे एल्वोली प्रेजेंट होते हैं। ये जो छोटे छोटे एल्वोली है उसका सिर्फ एक पार्ट यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। ओके, इस एल्वोली के स्ट्रक्चर से हम बता सकेंगे कि कैसे O2 और CO2 का गैसेस एक्सचेंज होता है। आप सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न जानते हो, दैट इज़ पार्टिकल्स का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जब एयर रश करके एल्वोली तक आएगा, लास्ट में देयर इज़ सो मेनी टॉपिक, नॉस्ट्रल्स, फिर नेज़ल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकी, ब्रोंकायल से होते हुए जब एयर इन कर रहा है इस एल्वोली में, तो यहाँ पे O2 के जो पार्टिकल्स है उनका कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ऑब्वियस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। और ये कैपिलरीज़ है, ये जो डायग्राम बताया गया है ये ब्लड कैपिलरीज़ है और ये ब्लड फ्लो करता है यहाँ पे इनसाइड ऑफ द कैपिलरीज। और ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है ये CO2 कंटेंट है। जैसे ही ये CO2 कंटेंट ब्लड इन करता है कैपिलरीज में, तो यहाँ पे O2 का कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ O2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, लो। कैपिलरीज में O2 का कंसंट्रेशन लो होगा और एल्वेली में कंसंट्रेशन हाई होगा, ठीक है। तो ये O2 हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में रश कर जाएगा। और क्योंकि CO2 का कंसंट्रेशन ब्लड कैपिलरीज में ज़्यादा है और एल्वेली में बिल्कुल भी नहीं है, तो ये CO2 हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में इन कर जाएगा। अगेन आई एम शोइंग, इस कंसंट्रेशन लेवल को आप समझ जाओ सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न में कि कैसे ये होता है। जैसे ही O2 इस एल्वोली में आएगा तो यहाँ पे O2 का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। और इस ब्लड कैपिलरीज में जो CO2 कंटेंट ब्लड आ रहा है, बॉडी उसे यूटिलाइज करके यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे O2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा। इस कंडीशन में ब्लड में जो O2 है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में इन करना स्टार्ट करेगा। ओके, और यहाँ पे जो CO2 कंसंट्रेशन हाई है ब्लड कैपिलरीज में और यहाँ पे CO2 कंसंट्रेशन
जो लो है तो CO2 क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। इससे क्या होगा, इस एल्वोली में अब CO2 आ गया और इस ब्लड कैपिलरीज में जो CO2 कंटेंट यहाँ पे ब्लड था, यहाँ तक जो आया था इस प्लेस तक, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो गए और अब वेट यहाँ पे O2 कंटेंट हो गया। अगेन यहाँ पे O2 पहले आया था, O2 यहाँ रश कर गया और रश कर जाने की वजह से O2 ब्लड में आ गया है और CO2 जो यहाँ था वो वापस एल्वोली में चला गया, जिसकी वजह से अब जो है ये CO2 कंटेंट एल्वोली जो है ये बॉडी से, जैसे हम इनहेलेशन में O2 ले रहे थे और अभी एल्वोली था, तो CO2 को अब हम एक्सपेल्ड आउट करेंगे। ये इनहेलेशन प्रोसेस हो गया और ये एक्सेलरेशन प्रोसेस। ओके, इसके डायग्राम्स आपको बुक्स में मिलेंगे, बट मैंने यहाँ बता दिया, आप इस चीज़ को अच्छे से एक नोट में मेंशन कर सकते हो। मैं बता दूं कि आपको डायग्राम को कैसे बनाना है अच्छे से, मोबाइल में बनाना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। राइट डाउन इट्स एल्वोली। ओके, and this one is a capillary. सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, इसमें बैठ नहीं रहा है मेरी हैंड राइटिंग। और इसमें ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है दैट इज CO2 कंटेंट ब्लड। फुल्ली लिखना है इसे, CO2 कंटेंट ब्लड। यहाँ पे O2 लिखना और यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज को बताना है कि कैसे यहाँ पे हुआ और उसके बाद O2 कैसे ब्लड में इन कर गया है। सी, यहाँ पे एक एल्वोली में कैसे गैसेस एक्सचेंज होते हैं उसके बारे में बताया गया है, जो मैंने अभी डिस्कस किया था। यहाँ ब्रोंकाइल्स के एक पार्ट को फुल्ली स्प्रेड फॉर्म में बताया गया है, जो ब्रांच्ड होके बहुत सारे एल्वोली बना रही हैं। सी, बहुत सारे एल्वोलस है यहाँ पे और हम सिर्फ एक को डिस्कस करेंगे। जो प्रोसेस उसमें होता है सेम प्रोसेस सब में होगा। सी, यहाँ पे जब O2 येलो कलर जो आप देख रहे हैं दैट्स डिनोट O2, जब ये एल्वोली में इन करता है तो यहाँ पे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो स्प्रेडिंग फॉर्म में, ये जो स्प्रेडिंग फॉर्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज। इसी कैपिलरीज में गैसेस एक्सचेंज होती हैं। जैसे O2 येलो कलर का O2 इन कर रहा है बॉडी में, वैसे ही ब्लड के साथ जो CO2 इन कर रहा था एल्वोली के आसपास कैपिलरीज के थ्रू, उस वहाँ पे तुरंत ही गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, O2 क्या होगा, वो इस कैपिलरीज में इन करके बॉडी में फ्लो करने लगेगा। ठीक है, और जो CO2 यहाँ से ब्लड के साथ आ रहा था वो इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में इन कर जाएगा। अगेन आई एम शोइंग यू, ये जो O2 एल्वोली में इन कर रहा था, उसके बाद यहाँ से जो CO2 आ रहा था ब्लड के साथ, ये CO2 और O2 का यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा कैपिलरीज में, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कैपिलरीज में, और O2 बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा और CO2 इसी ब्रोंकायोस, ब्रोंकी, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स और नॉस्ट्रल के थ्रू बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। होप सो टॉपिक समझ में आया हो। सो कीप स्टडी एंड डू योर वर्क हार्ड। थैंक यू।